बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीआरपीसी के हवाले से चैप्टर 40 है सीआरपीसी का, कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जैसे कि हमने डिफरेंट लॉज के अंदर पढ़ा कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए कमीशन जारी होता है। सीपीसी की अगर हम बात करें तो सेम चीज़ हमने कहाँ पर पढ़ी, सीपीसी का सेक्शन 75 इश्यूज ऑफ कमीशन के हवाले से है। सीआरपीसी सेक्शन 503 कमीशन के हवाले से है कि किन किन केसेस में किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड करने के लिए सीआरपीसी के मुताबिक कमीशन भेजा जा सकता है और कब नहीं भेजा जा सकता। व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस मे बी डिस्पेंस्ड विद, जो 503 है ये डिस्पेंसेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ विटनेस है, ये बात जहन में रखें। इससे हटकर जो हमने डिस्पेंसेशन पढ़ी थी 116 वो अक्यूज़ की थी, 205 वो अक्यूज़ की थी, आगे चल के 540 पढ़ेंगे वो भी अक्यूज़ की होगी। लेकिन ये डिस्पेंसेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ विटनेस, किन हालात में एक गवाह को हाज़री से माफ़ी दी जाएगी। जब गवाह को हाज़री से माफ़ी दी जाएगी तो फिर उसका बयान कैसे रिकॉर्ड होगा। 503 कहता है फिर उसका बयान रिकॉर्ड होगा थ्रू कमीशन। कब कब और क्यों ऐसा होगा। Whenever in the course of an inquiry or trial or any other proceeding under this code it appears to a court of session or the high court that the examination of a witness is necessary for the ends of justice and the attendance of such witness cannot be procured without amount of delay, expense, inconvenience. Delay, expense और inconvenience, ये तीन ग्राउंड्स हैं। अगर कोई भी डिले कैसे होगा, वो आउट ऑफ सिटी है, बीमार है, एडमिट है, एक्सपेंस वो बाहर के मुल्क में है, उसका वहाँ से इधर आना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए। इनकन्वीनियंस, कोई ऐसा इशू है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई और ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से वो बंदा प्रॉपरली नहीं आ सकता। तो इन तमाम ग्राउंड्स पर क्या है कि अदालत के पास इख्तियार है डिस्पेंस विद सच अटेंडेंस एंड मे इशू अ कमीशन टू एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन सच विटनेस रिजाइड्स टू टेक द एविडेंस। अब एक चीज़ जहन में रखें, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ कि पावर किसकी है इश्यूज ऑफ कमीशन की। पावर है हाई कोर्ट या किसकी, सेशन की। मजिस्ट्रेट की पावर का तो जिक्र नहीं हुआ ना। मजिस्ट्रेट कमीशन जारी नहीं करेगा। सिविल मैटर्स के अंदर कमीशन किसको अपॉइंट किया जाता है, किसी भी शख्स को, जनरली वुकला को किया जाता है। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। और अपॉइंट किसको करेगा, अपॉइंट करेगा मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट यहां पर लोकल कमीशन होगा, कमीशन जारी नहीं करेगा। कमीशन जारी कौन करेगा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। और अपॉइंट किसको करेगा, मजिस्ट्रेट को, कि आप जाएं और आपके इलाके में फ़लाँ शख्स मौजूद है, आप उसका बयान रिकॉर्ड करें। व्हेन द विटनेस रिजाइड्स इन एन एरिया in relation which the president has extra provincial jurisdiction within the meaning of the extra provincial jurisdiction order 1949, the commission may be issued to such court or officer in the area as may be recognized by the president by notification or in the official gazette as a court or officer to which or to whom commission may be issued under this subsection and within the local limits of jurisdiction. When the witness resides in the United Kingdom or any other country of the Commonwealth or in the Union of Burma or any other country in which reciprocal arrangement in this behalf exists, the commission may be issued to a such court or judge having authority in this behalf in that country as may be specified by the federal government by notification in official gazette. कहता है कि अगर जिस बंदे का हमने बयान रिकॉर्ड करना है वो यूके या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से कमीशन नहीं भेजेंगे, आप उस मुल्क की अदालत को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप इस शख्स का बयान रिकॉर्ड कर लें और वो बयान हमें आप भेज दें, ताकि इसके ऊपर जो बंदा जाएगा उसका एक्सपेंस, वो सारे मामलात क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। फ़र्क क्या है,
सिविल प्रोसीजर में लोकल कमीशन जब जारी किया जाता है तो कोई भी शख्स खुद जाता है और जाकर वहाँ पर क्या करता है, बयान। यहाँ पर मजिस्ट्रेट को ऑथराइज़ किया जाता है और मजिस्ट्रेट अपनी ज्यूरिसडिक्शन में मौजूद शख्स को बुला भी सकता है कि आप आएँ और आकर मेरे पास क्या रिकॉर्ड करवाएं अपना बयान, और मजिस्ट्रेट उसके पास जाकर बयान उसका रिकॉर्ड भी कर सकता है। द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर टू होम द कमीशन इज इशूड शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द विटनेस इज आर शैल समन द विटनेस बिफोर हिम। तो दोनों बातें होगी जनाब कि जिस मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया या तो वो प्रोसीड करेगा यानी कि खुद जाएगा, या दूसरा काम वो क्या कर सकता है, उस गवाह के लिए उसको समन करके अपने पास बुला सकता है। इट मीन्स कि अगर लाहौर हाई कोर्ट किसी शख्स का बयान रिकॉर्ड करना चाहती है और वो हैदराबाद में मौजूद है तो लाहौर हाई कोर्ट हैदराबाद के मजिस्ट्रेट के नाम जो है वो कमीशन जारी करेगा कि या खुद चले जाएं या उस शख्स को अपने पास हैदराबाद में बुलाएं और उसका बयान रिकॉर्ड करें और बयान रिकॉर्ड करके हमें आप भेज दें। तो कमीशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। 505 पार्टीज मे एग्जामिन विटनेस। द पार्टीज to any proceeding under this code in which a commission is issued may respectively forward any interrogatories in writing which the magistrate or court directing the commission may think relevant to issue, and the commission is directed to a magistrate or officer mentioned in the section 503. Such magistrate officer to whom the duty of executing such a commission has been delegated shall examine the witness upon such interrogatories. Any such party may appear before the magistrate or officer of the pleader if not in custody in person and may examine cross examine। क्या हुआ जनाब यहाँ पे देखें, बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा हाई कोर्ट या हो गया कोर्ट ऑफ सेशन। बात या इसकी हेडिंग हमारे पास क्या बनेगी, द कोर्ट विच मे इशू कमीशन। द कोर्ट, या इसका अगर हम करें हु कैन इशू कमीशन, तो हु कैन इशू में कौन कर सकता है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। अगली बात, टू होम कमीशन इज इशूड, या कमीशन किसको अपॉइंट किया जाता है, वो किया जाता है किसको, मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको क्या कर ले, समन कर ले, और चाहे तो क्या करे, खुद उसके पास चला जाए। अब सवाल ये है, आर्टिकल 44 कानून शहादत आर्डर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वो कहता है कि जी हर गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन तो हो गया और हमें पता है कि किसी भी बयान की कोई भी अहमियत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अपोजिट पार्टी उसके ऊपर क्रॉस ना कर ले। अगर किसी भी बयान को अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट कर दे तो उसकी अहमियत ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ऐसे मैटर में क्या होगा, ऐसे मैटर में ये होगा कि जब मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा या कोई भी उस शख्स का बयान रिकॉर्ड करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, तो जो पार्टी है जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है यहाँ पे, वो अपनी तरफ से एक इंटेरोगेटरी भेजेगी कि जो बंदा, जो मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर रहा है वो ये सवाल उससे पूछे गवाह से, इन सवालात के हमें जवाब चाहिए जो मजिस्ट्रेट हमें लेकर अपने उस एग्जामिनेशन में भेजेगा। अपनी कमीशन की रिपोर्ट में जो जो सवालात के आपको जवाब चाहिए वो आप लिख देंगे। लेकिन अगर पार्टी ये कहे कि नहीं जनाब, सवालात के जवाबात से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम उस शख्स को प्रॉपर क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, इस सूरत में क्या होगा कि सेक्शन आपका 505 ये कहता है कि ये पार्टी प्रोसीड करेगी उस जगह पर जहाँ पर जिस मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी लगाई गई है उसको एग्जामिन करने की, और जाकर वहाँ पर उस शख्स के एग्जामिनेशन के बाद उसको क्या कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। तो जब भी कोई ऐसा विटनेस उसको डिस्पेंस विद किया जाएगा तो उसके बयान रिकॉर्ड करने के लिए जब किसी मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा तो उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट के साथ साथ अगर पार्टी इंटेरोगेटरी भेजना चाहे तो वो भेज सकती है, और अगर पार्टी खुद जाकर उसको एग्जामिन करना चाहे तो खुद जाकर उसको क्या कर सकती है, एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। 506 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अप्लाई फॉर इशू ऑफ कमीशन whenever in the course of an inquiry, a trial or any other proceeding under this code before any magistrate it appears that a commission ought to be issued for the examination
of a witness whose evidence is necessary for the ends of the justice and that the attendance of such witness cannot be procured। वही सेम चीज़ें आ गई। अब बात क्या हुई, बात फिर वहीं पे आ गई कि इख्तियार कमीशन जारी करने का किसका है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। अब ट्रायल तो चल रहा है मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट ये ज़रूरी समझता है कि किसी शख्स का बयान रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो अदालत में आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, रीज़न वही है, डिले, एक्सपेंस या इनकन्वीनियंस। लेकिन मजिस्ट्रेट खुद से कमीशन जारी करने का एलिजिबल, अथराइज्ड नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है, ये इसकी पावर नहीं है कि मजिस्ट्रेट कमीशन जारी करे। तो फिर मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, वो इसको अथराइज़ करेंगे कि ठीक है जनाब आप जाएं और जाकर उस शख्स का बयान रिकॉर्ड करके ले आएँ। मजिस्ट्रेट खुद से कमीशन इशू नहीं कर सकता। अगर मजिस्ट्रेट को रिक्वायर्ड है तो 506 में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से ये करेगा। और रिटर्न ऑफ कमीशन आफ्टर एनी कमीशन इशूड अंडर सेक्शन 503 506 हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड इट शैल बी रिटर्न टुगेदर विद द एक्सपोजिशन ऑफ द विटनेस एग्जामिन्ड देयर अंडर टू द कोर्ट आउट ऑफ। तो जब ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा तो 507 क्या कहता है कि वो कमीशन क्या करेगा, रिटर्न उस रिपोर्ट के साथ जो कमीशन ने रिपोर्ट बनाई है, और अगर अपोजिट पार्टी ने उसको क्रॉस किया है तो क्रॉस की रिपोर्ट के साथ वो वहाँ पर आकर पेश हो जाएगा। और उसके बाद एडजॉर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इन एवरी केस इन विच अ कमीशन इज इशूड अंडर सेक्शन 503 506 द इंक्वायरी ट्रायल अदर पर्सन मे बी एडजॉर्न फॉर अ स्पेसिफाइड। तो जब ये कमीशन जारी होगा तो 508 में लफ्ज़ क्या है, मे। अदालत का इख्तियार है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दे, एडजर्न कर दे, या प्रोसीडिंग को क्या रखे, पैरेलल कंटिन्यू रखे कि ठीक है बाकी जो बयानात हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब वहाँ से कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टू कमीशन इशूड इन बर्मा, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जब से जहाँ से जैसे हैं चल रही हैं सो चल रही हैं। And so much of the sections 505, 507 as relates to the execution of a commission and it is done by the magistrate or officer to whom the commission is directed shall apply in respect of the commission issued by any court or judge having authority in this behalf। तो वो यूके और बर्मा के हवाले से जो भी मामला आता है वो भी वैसे के वैसे। एक बार एटलीस्ट हमें इसको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म खाकर इस CRPC को क्या कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न इरा है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन होगा क्या, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को इसको अमेंड करने के लिए बिठाया जाएगा कि वो किसी मॉडल को कॉपी करेंगे, और किसी मॉडल को कॉपी करते वो ये भी नहीं सोचेंगे कि जिस मुल्क का मॉडल उठा रहे हैं वो 20 साल पुराना ही होगा, और 20 साल पुराना मॉडल वो अभी आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे और बाद में पता चलेगा कि जनाब जिस मुल्क का मॉडल आपने इम्प्लीमेंट किया है वो अब नेक्स्ट जनरेशन में दाखिल होकर उसने उसको क्या कर दिया है, ख़त्म, और वो और मॉडर्नाइज हो गया, आप फिर वहाँ पर वैसे के वैसे रह जाएंगे। खैर ये क्या है जनाब, ये हमारा है प्रोसीजर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के वाले से। बड़ी सिंपल सी चंद है किसमें बातें हैं। पहली मेन चीज़ के इख्तियार किसका है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का। और अपॉइंट किसको किया जाएगा, सिर्फ मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है, किसी अदर पर्सन को अपॉइंट। क्या अदर पर्सन अपॉइंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर वो कमीशन मुल्क से बाहर है। तो वहाँ पर क्योंकि हमने जब पढ़ा तो मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर की बात की, तो वो अदर ऑफिसर फिर क्यों पढ़ा, अगर अपॉइंट नहीं हो सकता तो आउट ऑफ द कंट्री अगर कोई मामला है तो वहाँ पे अदर ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन विद इन द कंट्री अदर ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। विद इन द कंट्री कौन अपॉइंट होगा, विद इन द कंट्री अगर कोई अपॉइंट होगा तो वो आपका मजिस्ट्रेट होगा, कोई और अपॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जनाब, स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस, 2 से 3 सेक्शंस हैं, इनको भी गो थ्रू कर लेते हैं कि ये क्या है जनाब। स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस 509 से ऑनवर्ड है कुछ रूल्स ऑफ एविडेंस जिनको कहा गया स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस है जनाब। स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस में क्या है, सबसे पहले 509 है हमारे पास। 509 किस चीज़ के हवाले से है जी, deposition of medical witness, the deposition of a civil surgeon or other medical witness taken and attested by a magistrate in the presence of the accused are taken or on commission under chapter 40 may be given in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code although the deponent is not called as a witness। मेडिकल विटनेस होता कौन है जनाब? मेडिकल विटनेस जो होता है वो हमेशा आपका कौन होता है, डॉक्टर, जो आपका सर्टिफाइड सर्जन होता है। और ये कौन सा सर्जन होता है, जिसको आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। सरकारी डॉक्टर ही होता है, सरकारी अस्पताल का ही डॉक्टर होता है।
किसी और पर्सन को मेडिकल सर्जन के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाता। तो मेडिकल विटनेस, उसका जो बयान होगा वो कहता है कि वो एविडेंस ही होगा, इवन अगर आप उसको कॉल ना भी करें तो वो एविडेंस के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर कोर्ट चाहे तो डॉक्टर को कॉल कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि सिर्फ डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है वही एविडेंस के तौर पर उसकी तरफ से लगा दी जाती है, वहाँ पर उसको बुलाया नहीं जाता। बट अगर अदालत बुलाना चाहे तो उसको बुला सकती है। रिपोर्ट ऑफ केमिकल एग्जामिनर, सीरोलॉजिस्ट एट्सेट्रा, सेम वहाँ पर भी। और हत्ता कि अगर आप पढ़ेंगे तो मना किया गया कि ये जो केमिकल एग्जामिनर और सीरोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, ये लोग अपने अपने कामों में इस हद तक बिज़ी होते हैं कि अदालत को इनको बार बार बुलाने से पहले सोचना चाहिए कि उनकी जो एक अपनी जो प्रैक्टिकल रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। यहाँ पर भी शायद जिक्र हो, any document purporting to be a report under the hand of chemical examiner or assistant chemical examiner of the government, of the chief chemist of the Pakistan Security Printing Corporation Limited, or any serologist, fingerprint expert or firearm expert appointed by the government upon any matter or thing duly submitted to him for examination of analysis and report in the course of proceeding under this code may without calling him as a witness। कहता है कि जो भी serologist है, जो भी आपका केमिकल एग्जामिनर है, सब की जो रिपोर्टें हैं उनको बुलाए बगैर सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। फर्दर उसने कहा, द कोर्ट में इफ़ इट कंसिडर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस समन एंड एग्जामिन द पर्सन बाय होम सच रिपोर्ट हैज़ बीन मेड। लेकिन अगर अदालत चाहे तो उसको बुला सकती है। आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जब पढ़ेंगे, वॉल्यूम 3 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बड़ा सख्ती के साथ लिखा हुआ है कि बिला वजह अदालत किसी भी ऐसे एक्सपर्ट को बार बार कॉल नहीं करेगी, सिर्फ ज़रूरत के वक्त कॉल करेगी और वो उसके मामूलात को देखते हुए कॉल करेगी, बिला वजह उसको कॉल नहीं किया जाएगा। और प्रीवियस कन्विक्शन आर एक्विटल हाउ प्रूव। अब पहली बात है कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल को प्रूव करने की ज़रूरत है? हाँ, अगर किसी शख्स ने पीपीसी चैप्टर 12 चैप्टर 17 कोई ऑफेंस कमिट किया है और सज़ा ली है, फर्दर दोबारा वो ट्रायल के लिए आया है और आप अगर ये साबित कर दें कि ही हैज़ ऑलरेडी बिन कन्विक्टेड अंडर चैप्टर 12 और 17 ऑफ पीपीसी, तो उसकी सज़ा क्या हो जाएगी? अंडर सेक्शन 75 ऑफ पीपीसी एनहेंस हो जाएगी। ऐसी सूरत में आपको कन्विक्शन साबित करने की ज़रूरत है। और कन्विक्शन साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? प्रीवियस जजमेंट लेकर आ जाए, जनाब ये जजमेंट है, फ़लाँ कोर्ट ने इस जजमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्या किया था? कन्विक्ट किया था। यहाँ पर क्या है? In any inquiry, trial or other proceeding under this code, the previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law for the timing enforced by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the records of the court। तो अदालत से आप क्या लेकर आ जाएं? उस फैसले की कॉपी, या जेल जिसमें वो था वहाँ का जेलर अगर सर्टिफाई कर दे तो तब भी क्या फ़र्ज़ किया जाएगा कि ये जनाब ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन है। इन केस ऑफ कन्विक्शन इधर बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। कन्विक्शन की सूरत में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल का भी अगर आप सर्टिफिकेट लेकर आ जाएंगे तो कन्विक्शन साबित हो जाएगी। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज 512 ये इसको अक्सर लोग मिक्सअप करते हैं कि जनाब ये कोई ऑप्शन है ट्रायल इन एब्सेंशिया की, हरगिज़ नहीं। 512 किसी भी सूरत में ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं है। 512 है मियर महज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है जनाब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और वो भी कैसा कि अगर कोई गवाह उसके बारे में ये एक कोर्ट को एक क्या कह लें कि कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि यार ये बीमार है, मर जाएगा शायद ये, लेकिन शर्त ये है कि 512 उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका जो अक्यूज़ड है वो क्या हो चुका है? एब्सकॉन्ड कर चुका है। अगर अक्यूज़ आपका एब्सकॉन्ड कर चुका है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी आप इस चीज़ का जिक्र करेंगे तो आप पहले फंडामेंटल राइट जो एक अक्यूज़ का है और उसके बाद सीआरपीसी ने उसको राइट दिया है दैट एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज़। 352 अगर आप पढ़ें तो एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज़ड है। लेकिन अगर वो अक्यूज़ ही एब्सकॉन्ड कर जाए तो क्या अब हम उसका एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे? तो 512 ने बताया कि हाँ, अगर कोई अक्यूज़ खुद ही एब्सकॉन्ड कर जाए तो एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त के जब ये हमारा विटनेस इसके बारे में ये है कि दोबारा आएगा नहीं, कहीं मर ना जाए, इस सूरत में। और अगर वो अक्यूज़ आएगा तो उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन का हक रहेगा। तो क्या है? इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट अक्यूज पर्सन हैज़ एब्सकॉन्डेड, तो पहली शर्त है कि अक्यूज़ क्या कर गया? एब्सकॉन्ड कर गया। एंड दैट देयर इज़ नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग, और उसको पकड़ने का फ़ौरन कोई भी हमारे पास चांस नहीं है। तो कोर्ट क्या करे? इन एब्सेंस
examine the witness if any produced on behalf of the prosecution and record their deposition. Any such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him to the inquiry into and trial for the offence which he has charged. If the deponent is dead or incapable of giving evidence or his attendance cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would understand. तो क्या हुआ जनाब कि सिर्फ उस सूरत में है कि जब कोई बंदा एब्सकॉन्ड करेगा तो उसकी मौजूदगी में जस्ट क्या रिकॉर्ड होगा, गैर मौजूदगी में एविडेंस, आगे केस प्रोसीड नहीं होगा, ट्रायल नहीं चलेगा। अगर ट्रायल इन एब्सेंशिया सीआरपीसी में है तो कहाँ पर है, 205 में या 540A में, कि जब कोई अक्यूज़ ख़ुद अदालत को अपनी डिस्पेंसेशन के लिए कहे और कहे कि मेरा ट्रायल मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे वकील की मौजूदगी में प्रोसीड किया जाए, सिर्फ इस सूरत में ट्रायल प्रोसीड हो सकता है, अदरवाइज़ ट्रायल प्रोसीड नहीं हो सकता जनाब। तो ये हमारा आज का रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से एक चैप्टर था।